दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में प्रस्तुत है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम मुगल कला और साहित्य, मुगल काल से संबंधित विविध प्रश्न, सिख और मराठा राज्य से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो आरओ परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके लेडेन और रस्किन, विलियम हॉकिंस, फिंच या विलियम जोन्स। तो सही उत्तर है दोस्तों लेडेन और रस्किन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए तुजुके बाबरी को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। इसका फारसी अनुवाद बाबरनामा है। पायंद खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लेडेन और विलियम रस्किन ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है अनवार ए सुहेली, रज्मनामा, हस्त बहिस्त या आयार दानिश। तो सही उत्तर है रज्मनामा। दोस्तों आप जान लीजिए अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद फैजी के निर्देशन में नकीब खां, बदायूनी और फैजी आदि ने विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। और इसके अलावा बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, आपको बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन है दोस्तों कि अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद या शेख मुबारक। तो सही उत्तर है अब्दुल कादिर बदायूनी। और अब आप में से बहुत सारे साथी जान भी रहे होंगे कि महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रज्मनामा। रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, रामायण, महाभाष्य, महाभारत या अष्टाध्यायी। तो सही उत्तर है महाभारत। देखिए अकबर के काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया था। मुगल काल से संबंधित विविध प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कथनों में से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल सही है। मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे, सही नहीं है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, सही है। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, गलत है। तो 1 और 3 मनसबदारी व्यवस्था के बारे में सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और आप देख लीजिए दोस्तों, मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद होता है। मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था को आरंभ किया था। इसके तहत जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जात का पद हाथी, घोड़े आदि सभी की संख्या का 2 तक था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। और तृतीय श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या निर्धारित मनसब के आधे से भी कम होती थी। मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे। इन्हें वेतन या नकद या जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें बादशाह और उनके दीवानों का क्रम मिलाना है। तो आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अकबर का दीवान कौन था, तो अकबर का दीवान मुजफ्फर खां था। जहांगीर का गियास बेग एतमादुद्दौला था। शाहजहां के समय दीवान जो था वो सादुल्ला खां था और औरंगजेब के समय असद खां। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 3 1 4 2।
तो विकल्प देख लेते हैं, 3 1 4 2, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बादशाह और दीवानों का सुमेलन इस तरह से: अकबर के समय दीवान मुजफ्फर खां, जहांगीर के समय गियास बेग एतमादुद्दौला, शाहजहां के समय सादुल्ला खां और औरंगजेब के समय अशद खां जो है ये दीवान था। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और दोस्तों खानवा का युद्ध। तो इसमें खानवा का युद्ध कब हुआ था, यहाँ पर आप देखिए 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, 1539 में। इसके अलावा कन्नौज का युद्ध 1540 में, कन्नौज का, और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तो सही क्रम इसी तरह से हो जाएगा। सही क्रम 4 2 1 3, 4 2 1 और 3। तो 4 2 1 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। एक बार सन को फिर से याद कर लीजिए। खानवा का युद्ध 1527 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद या फिर लाहौर। तो उत्तर है दिल्ली में। दारा शिकोह को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया। देखिए, दारा शिकोह को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया। औरंगजेब द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया और मृत्युदंड की आज्ञा दी। 1659 में दारा का सिर काट दिया गया। इटालियन इतिहासकार निकोलो मनुची अपनी पुस्तक हिस्टोरिया दी मोगोर में लिखते हैं कि दारा का सिर ताजमहल आगरा में दफनाया गया, जबकि उसका धड़ हुमायूं के मकबरा दिल्ली में दफनाया गया। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे में बनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोट से चुनिए। तो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर और बहादुर शाह दूती के बारे में है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, इसमें जो सही क्रम हो जाएगा उसमें आप देखिए, जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। इसके बाद मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से, मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 तक। फिर अब अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 हो जाएगा। और बहादुर शाह द्वितीय जफर का कार्यकाल 1837, देखिए 1837 से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 तक था। तो जो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी 3 2 1 और 4 आपका सही क्रम हो जाएगा, शासकों का सही कालानुक्रम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आप इसमें से कन्नौज, तालीकोटा और चौसा का युद्ध के बारे में जानते हैं। इसमें चंदेरी का युद्ध आपको देखना है। तो चंदेरी का युद्ध दोस्तों ये 1528 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में। और आप जानते हैं कि चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज 1540 में, तालीकोटा 1565 में हुआ था। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, 2 4 1 3। देखिए, सही क्रम आपका हो जाएगा, सबसे पहले चंदेरी का युद्ध 2, फिर चौसा 4, फिर कन्नौज 1 और फिर तालीकोटा। तो 2 4 1 3 आप देखिए, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी और ताराबाई के बारे में बताया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि इसमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी और ताराबाई को। तो सबसे पहले किसका, सबसे पहले आता है पद्मिनी का समय, उसके बाद दुर्गावती, फिर ताराबाई और लास्ट में अहिल्याबाई। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, सही क्रम 3 2 4 1 हो जाएगा। और इस प्रश्न की अगर आप व्याख्या देखेंगे तो पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी
अलाउद्दीन खिलजी की मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। दुर्गावती, दोस्तों रानी दुर्गावती जो थीं ये गोंडवाना की हिंदू राज्य की योगी शासिका थीं। अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। ताराबाई मराठा छत्रपति राजाराम की पत्नी थीं। राजाराम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज्य की बागडोर संभाली और अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थीं। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था, अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें विदेशी यात्री और उनका समय काल दर्शाना है। तो हाकिन्स का समय काल दोस्तों 1608 से 1611 था। हाकिन्स का मिला लीजिए। टॉमस रो का शासनकाल 1615 से 1619 था, मिलान सही है। उसके बाद मनुची का शासनकाल, मनुची का जो यात्रा काल है 1653 से 1708। और राल्फ फिच का 1583 से 1586। तो यहाँ पर 1585 दिया है, जबकि ये 1583 से 1586। तो सही विकल्प हो जाएगा 2, 1, 4, 3। यहाँ पर आप देखिए 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर सूची 1 में शासक और सूची 2 में जो हैं उनके द्वारा निर्मित जो स्मारक हैं वो दिए गए हैं। देखिए बाबर, तो बाबर जामा मस्जिद संभल बाबर से संबंधित है। हुमायूं से दीन पनाह और अकबर ने जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था और जहांगीर ने एतमादुद्दौला का मकबरा। तो सीधे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1, 2, 3, 4 आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो इसमें आप जानते हैं मुगल काल में अली बंधु जो थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला जो हैं, ये किंग मेकर इनको कहा जाता था, क्योंकि ये राजा बनाने वाले थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों। उत्तरकालीन मुगल राजनीति में ऐसे शक्तिशाली सरदारों का उत्थान हुआ जो अब सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे थे। 1713 से 1720 तक मुगल दरबार में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ये सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1713 में फर्रुखसियर को सिंहासन पर बैठाया। 1719 में इसे सिंहासन से हटा दिया गया। इसके बाद 3 कठपुतली सम्राट रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला और मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया था। मुगल काल के बाद आइए सिख संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो बाला, लहना, मर्दाना या श्रीचंद? तो सही उत्तर है लहना को। दोस्तों गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी पंजाब में, वर्तमान में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया। अपने शिष्य लहना को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लहना जो है गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? अर्जुन देव, रामदास, हर राय या तेग बहादुर? तो सही उत्तर है गुरु रामदास को। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा भूमि प्रदान की थी, जिससे एक प्राकृतिक तालाब भी मिला था। उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया, परंतु बाद में वहाँ खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है? ऑप्शन देखिए, रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड या ब्रह्मकुंड? तो सही उत्तर है हेमकुंड। दोस्तों हेमकुंड चमोली जनपद में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, आपको बताना है। इसमें देखिए, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। तो इसमें से कौन कौन है, तो आप जान लीजिए गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को। 2 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन मुगल शासकों जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव, इनका समय काल जो है 1581 से 1606 रहा। ये सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर से विद्रोह कर उसका पुत्र शाहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। रास्ते में तरन तारण नामक स्थान पर उसने गुरु अर्जुन से भेंट की। गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता दी, जिससे जहांगीर रुष्ट हो गया और 1606 में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर बसाए। उनका मुख्य कार्य आदि ग्रंथ का संकलन कराना था। दूसरे गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से हुई। औरंगजेब की बहुचर्चित कठमुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इसी कारण दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, आपको बताना है। ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर। तो सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव। दोस्तों, आप जान लीजिए कि गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। अगला प्रश्न मराठा राज्य और संघ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? ऑप्शन है रुपया, लारी, टका और रूका। तो सही उत्तर है रूका। दोस्तों, आप जान लीजिए रूका जो है तांबे की मुद्रा थी, जबकि रुपया, लारी और टका छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थीं। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद प्रारंभ और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो इसमें आप देख सकते हैं सही उत्तर आपका हो जाएगा, पहले चाकन के किले पर जो है विजय है, उसके बाद आपका मुगलों से मतभेद का प्रारंभ होगा, फिर अफजल खां का प्रकरण और लास्ट में सूरत पर आक्रमण और लूट हो जाएगी। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं में व्यवस्थित कालक्रम, चाकन किले पर विजय 1648 में, मुगलों से मतभेद प्रारंभ 1657 में, अफजल खां का प्रकरण 1659 में और सूरत पर आक्रमण और लूटना 1664 ईस्वी है। अगला प्रश्न नीचे कथन और कारण से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं। कथन और कारण, इनके आधार पर सही उत्तर आपको चयनित करना है। कथन है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। बिल्कुल सही है। और कारण है, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो ये गलत है। ए सही किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज राज्य के रूप में उभरे। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए मराठा शासकों ने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। लेकिन मराठों में एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना का अभाव था, इसी कारण उनकी आलोचना भी की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था कब? तो याद रखिएगा 1761 में। दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान था उसके बीच हुआ। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया और इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ।
अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या ताराबाई? तो सही उत्तर है ताराबाई। दोस्तों, राजाराम 1689 से 1700 साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के सामान्य अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और आप जान लीजिए दोस्तों, मराठा जो है, इसके बाद का जो समय काल है ये आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है। अब हम आगे के वीडियो में आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। मध्यकालीन भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने देख लिया है और ये प्रश्न उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आरओ परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। ऐसे इनका स्तर बहुत कठिन नहीं है, आप रिवीजन और तैयारी से इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।